दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 2027 से, जब पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर की वजह से पृथ्वी में हर एक इंसान के शरीर में बदलाव आ गए। केमिकल रिएक्शंस, गामा रेज और पॉल्यूशन की वजह से अब इस दुनिया में बच्चे पैदा होना पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। पिछले 18 सालों से दुनिया में किसी भी औरत ने बच्चे को जन्म नहीं दिया। अब तो हालात ऐसे हो रखे हैं कि इंसानियत अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। मानव जाति बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ गई है। पूरी दुनिया में मारकाट और दंगे हो रहे हैं और देशों के बीच अब कोई भी सीमा नहीं रही। अब इसी माहौल के बीच हम लंदन शहर को देखते हैं, जहां पर भी चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी, क्योंकि रिफ्यूजीज और ब्रिटेन गवर्नमेंट के बीच लगातार टकराव चल रहा है। मिलिट्री हर जगह पे तैनात थी और माहौल पूरी तरह से तनाव से भरा हुआ था। सुबह की शुरुआत होती है एक न्यूज ब्रॉडकास्ट से और हम देखते हैं कि सब चैनल में सिर्फ एक ही खबर चल रही है कि दुनिया का सबसे आखिरी जवान इंसान डियागो रिकार्डो अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक बार के बाहर उसने जब अपने एक फैन को ऑटोग्राफ देने से मना किया तो फिर गुस्से में उस फैन ने उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। फिर बाद में आसपास के मौजूद लोगों ने उसी वक्त उस हमलावर को भी जान से मार दिया। डियागो हमारी इस धरती पर पैदा हुआ आखिरी बच्चा था। उसकी उम्र मात्र 18 साल 4 महीने 20 दिन 16 घंटे और 8 मिनट की थी। डियागो की मौत से पूरी दुनिया सदमे में है। अब इसके बाद हमें थियो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि पास के एक कैफे में कॉफी लेने जाता है। कैफे लोगों से भरा हुआ है और सभी लोग टीवी पे डियागो की मौत की खबर देखते हुए फूट फूट कर रो रहे हैं। लेकिन थियो को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो चुपचाप कॉफी लेता है और बाहर आ जाता है। और जैसे ही वो कैफे से बाहर आता है, वैसे ही उसी कैफे के अंदर एक भयानक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और अंदर मौजूद लोगों की आखिरी चीखें उसे सुनाई पड़ती हैं। दरअसल अब लंदन ऐसे हमलों के आदी हो चुका है। आतंकी हमले और बॉम्ब ब्लास्ट रोजमर्रा की बातें बन गई हैं। इसके बाद अगले दिन थियो अपने ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर भी सब लोग डियागो की मौत से सदमे में हैं। हालांकि डियागो कोई सेलिब्रिटी नहीं था, लेकिन वो इंसानों की एक आखिरी उम्मीद था। उसके मरने के बाद अब दुनिया का सबसे जवान इंसान का खिताब एक लड़की को चले गया है, जो कि डियागो से सिर्फ 1 महीने ही बड़ी थी। ऑफिस में थियो का मन नहीं लगता तो वो अपने बॉस के पास जाकर कहता है कि उसे डियागो की मौत से काफी गहरा सदमा पहुंचा है। उसका आज ऑफिस में मन नहीं लग रहा तो क्या वो आज घर से ही काम कर ले। बॉस भी डियागो की मौत से दुखी था, इसलिए वो भी उसे इसके लिए अलाउ कर देता है। लेकिन छुट्टी लेने के बाद थियो अपने घर नहीं जाता, बल्कि वो ट्रेन से अपने दोस्त के घर के लिए निकल पड़ता है। खिड़की से बाहर देखने पर वो जान पाता है कि शहर में हर जगह आर्मी तैनात की हुई है। तभी चलती ट्रेन पर कुछ लोग पत्थर मारने लगते हैं, जो कि रिफ्यूजी थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। वो कुछ चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज साफ नहीं सुनाई पड़ती। अब इसके बाद ट्रेन स्टेशन पे पहुंचती है तो हम देखते हैं कि कई सारे रिफ्यूजीज को हिरासत में रखा गया है। उन्हें बड़े बड़े पिंजरों में कैद करके रखा हुआ था। दरअसल अभी इस वक्त पूरी दुनिया में दंगे हो रहे हैं। सारी दुनिया की सरकारें गिर गई हैं। देशों के बीच अब कोई भी बॉर्डर नहीं बचा और पूरी दुनिया में ब्रिटेन ही एक ऐसा देश था जहाँ पर अभी भी सरकार है और ब्रिटेन में हालात अभी भी कंट्रोल में थे। यही वजह है कि अलग अलग देशों से कई लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन की सरकार उन्हें अपने देश में नहीं चाहती। सरकार ना उन्हें खाना देती है और ना ही रहने की जगह। चारों तरफ मिलिट्री को तैनात किया हुआ है ताकि वो इन रिफ्यूजीज को पकड़कर उनके देश वापस भेज सके। थियो इन सब को देखता है, लेकिन उसके चेहरे पे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती। उसके लिए ये सब बिल्कुल नॉर्मल था। स्टेशन से बाहर आते ही वो अपने एक पुराने दोस्त जैस्पर से मिलता है। थियो जैस्पर को देखकर बहुत खुश होता है। जैस्पर का बिहेवियर बहुत ही मिलनसार और थोड़ा सा वो सनकी भी है। जैस्पर उसे अपने साथ अपने घर चलने के लिए कहता है और रास्ते में दोनों कॉफी शॉप वाले धमाके की बात करने लगते हैं। जैस्पर उसे पूछता है कि आखिर उस धमाके के पीछे किसका हाथ हो सकता है। थियो बताता है कि उसे नहीं पता, शायद से कोई आतंकवादी या कोई रिफ्यूजी ग्रुप। लेकिन जैस्पर को यकीन है कि वो धमाका जरूर गवर्नमेंट ने ही जानबूझकर कराया, क्योंकि जब पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता है तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर ऐसे हमलों को अंजाम दिया जाता है। थियो कहता है कि ये इस महीने की दूसरी बड़ी घटना है और इसमें तो वो बाल बाल बचा। जैस्पर बेबी डियागो का जिक्र करते हुए कहता है कि वो भी उसकी मौत से काफी दुखी है। अब उसकी इस बात पे थियो चिढ़ जाता है और कहता है कि बेबी डियागो कोई मसीहा नहीं था। सब लोग ऐसे रो रहे हैं जैसे कि उनका अपना कोई मर गया हो, जबकि सच तो ये है कि वो बस दुनिया का आखिरी बच्चा था। जैस्पर उसे ह्यूमन प्रोजेक्ट के बारे में भी बताता है, जिसमें ह्यूमन प्रोजेक्ट की एक टीम टुमारो नाम की एक शिप में पिछले कई सालों से बांझपन के इलाज में लगी हुई है, लेकिन अब तक उन्हें कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। बातचीत करते करते ये दोनों जैस्पर के घर पहुंचते हैं, जो कि शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक घने जंगल के बीच में था।
जहां पर जैस्पर अपने छोटे से ग्रीन हाउस में ड्रग्स उगाता है और उन्हें बाहर भी सप्लाई करता था। घर के अंदर हमें उसकी पत्नी जेनिस भी दिखाई देती है, जो कि अभी व्हील चेयर पे थी और मानसिक रूप से वो अब पहले जैसे नहीं रही। उसके पूरे शरीर को लकवा मार दिया था। थियो जेनिस से मिलता है और देखता है कि वहां पर दीवारों पर कई सारी पुरानी तस्वीरें टंगी हुई है, जिनमें से एक फोटो थियो की वाइफ जूलियन और उनके बेटे की भी होती है। लेकिन थियो का बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा और उसी की मौत ने उसकी पत्नी जूलियन को भीतर से तोड़ दिया था। वो ये सदमा नहीं झेल पाई और इसी दर्द ने थियो और जूलियन के रिश्ते को भी खत्म कर दिया। दोनों अलग अलग हो गए और तब से ही थियो का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। रात वहीं पर गुजारने के बाद थियो जब अगली सुबह उठता है तो वो सीधे अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी बीच रास्ते में अचानक कुछ मास्क पहने लोग उसे घेर लेते हैं और वो उसके सर पे कपड़ा डाल उसे किडनैप कर लेते हैं। किडनैप करके वो थियो को अपने अड्डे पर लेकर आते हैं और जब वो थियो के सर से कपड़ा हटाते हैं तो थियो सामने का नजारा देख पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि सामने और कोई नहीं बल्कि उसकी वाइफ जूलियन खड़ी थी और उसी ने थियो को किडनैप कराया था। जूलियन उसे बताती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, वो फिशेस नाम के ग्रुप के लिए काम करती है और वही इस ग्रुप की लीडर है। दरअसल फिशेस नाम की यह ऑर्गेनाइजेशन सरकार के खिलाफ काम करती है, क्योंकि सरकार बाहर से आई रिफ्यूजीज पर जुल्म करती है। वो उन्हें कैद करके रखती है और रिफ्यूजीज को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। तो उसके उसे किडनैप करने के पीछे एक बहुत ही खास वजह है। जूलियन उसे बताती है कि उन्हें एक रिफ्यूजी लड़की को इस शहर से बाहर समुद्र तट तक पहुंचाना है, लेकिन इसके लिए उन्हें ट्रांजिट पेपर चाहिए जो कि हर चेक पॉइंट पे दिखाने पड़ते हैं और ऐसे पेपर सिर्फ कोई ऊंची पहुंच वाला ही बना सकता है। वो थियो को याद दिलाती है कि उसका कजन मिनिस्टर के ऑफिस में काम करता है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, तो वही ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर सकता है। तो उसे अपने उस कजन से मिलना होगा और उसे उनके लिए फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। अब ये सब सुनते ही थियो इसके लिए साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो अब किसी भी पॉलिटिकल या रेबल एक्टिविटी में नहीं पड़ना चाहता। जूलियन उसे 5000 पाउंड तक भी ऑफर करती है, लेकिन वो फिर भी इनकार कर देता है और कहता है कि उसे वापस छोड़ दिया जाए। तभी उसके पीछे से एक सीटी की आवाज आती है और ग्रुप के लोग उसे दोबारा से वैन में बिठा देते हैं। रास्ते में उनमें से एक आदमी उसे एक नोटिस देता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर लाने का आइडिया सिर्फ जूलियन का ही था, उसने ही तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क लिया और अगर आगे तुम्हारा मन बदले तो ये नोटिस सुरंग की दीवार पे चिपका देना। इतना कहकर वो लोग उसे सड़क किनारे उतार देते हैं, लेकिन असल में तो थियो को पैसों की बहुत जरूरत है। उसके दिमाग में अभी भी जूलियन की बातें गूंज रही थी। उसे इस बात का भी एहसास है कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो वो कभी भी जूलियन को दोबारा नहीं मिल पाएगा। तो अब काफी देर सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो जूलियन की मदद करेगा। वो सीधे अपने कजन के पास जाता है जिसका कनेक्शन एक मिनिस्टर से होता है। वो वहाँ पर झूठ बोलता है कि उसके गर्लफ्रेंड के भाई की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और शायद अब वो इस दुनिया में ना रहे। तो उसकी गर्लफ्रेंड को अपने भाई से मिलने शहर के बाहर जाना है, लेकिन इस चीज में उन्हें ट्रांजिट पेपर की जरूरत है। मामला इमरजेंसी का है और बिना पेपर के निकलना नामुमकिन है, तो वो प्लीज जाकर उनके लिए डॉक्यूमेंट्स बना दे। कजन पहले थोड़ा सोचता है, लेकिन अगले ही दिन वो ज्वाइंट ट्रांजिट पेपर अरेंज कर देता है। ज्वाइंट पेपर का मतलब था कि थियो को भी उस लड़की के साथ ही यात्रा करनी पड़ेगी। इसके बाद थियो एक बार में जूलियन के एक आदमी ल्यूक से मिलता है, जो कि उसे एक एनवलप देता है जिसमें उस लड़की की एक फोटो, उसका नाम और लोकेशन थी। उस लड़की का नाम की है और की को ही ने शहर से बाहर समुद्र तट तक लेके जाना था। अगले दिन थियो डॉग रेस देखने जाता है कि इसी बीच एक बुजुर्ग औरत उसे इशारे से बाहर बुलाती है। बाहर एक बस खड़ी थी और बस के अंदर जूलियन बैठी हुई थी। थियो भी उस बस में चढ़ता है और फिर जूलियन उसे एक जगह पे लेके जाती है जहां पर पहले से ही ल्यूक उनका इंतजार कर रहा था। वहीं पर पहली बार थियो की मुलाकात की से होती है। यही वो रिफ्यूजी लड़की है जिसे इन्हें शहर से बाहर निकालना था। उसके साथ मरियम नाम की एक उम्रदराज औरत भी थी। अब ये चारों तुरंत शहर से बाहर समुद्र की तरफ निकल पड़ते हैं। की थियो को बताती है कि उन्हें किसी भी तरह टुमारो नाम की एक शिप तक पहुंचना है। रास्ता लंबा था और जूलियन और थियो जोक सुनाकर सबको काफी हंसाते भी हैं। सब कुछ सही था कि तभी बीच रास्ते में एक विशेष झुंड के लोग इनकी रोड को ब्लॉक कर देते हैं। इसके साथ ही वो पत्थरों से इनकी गाड़ी पर भी हमला कर देते हैं। अब आगे का रास्ता नहीं था, तो अब ल्यूक गाड़ी को रिवर्स करके ही भीड़ से निकलने की कोशिश करता है कि तभी दो बाइक सवार भी उनका पीछा करने लगते हैं। रिवर्स में कार की रफ्तार ज्यादा नहीं है और बाइक पास आती जा रही है और तभी वो बाइक सवार एक गोली चलाता है जो कि सीधे आके जूलियन को लग जाती है। जूलियन बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गई है, लेकिन वो बाइक सवार अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। उसी अफरा तफरी में थियो एक सही समय पर दरवाजा खोलकर बाइक सवार को गिरा देता है।
आगे जाकर दो पुलिस वाले इनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ल्यूक उन दोनों पुलिस वालों को ही मार देता है। इस बीच जूलियन की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और आखिरकार वो कार में ही अपना दम तोड़ देती है। जूलियन की मौत से ये सब काफी दुखी है, क्योंकि वो इनके ग्रुप की लीडर थी। फिर बाद में ये जंगल के बीच में ही उसका अंतिम संस्कार करते हैं। जूलियन की मौत से थियो पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन अभी उन्हें इस हाल में भी आगे बढ़ना ही होगा। आगे ल्यूक उन्हें एक सेफ हाउस लेकर जाता है, जहां पर बाकी ग्रुप के लोग और कई सारे रिफ्यूजीज भी मौजूद थे। जूलियन की मौत के बाद अब एक नया लीडर चुनना जरूरी हो गया था, तो अब सारे लोग एक मीटिंग रखते हैं और थोड़ी ही देर में ल्यूक को नया लीडर घोषित कर दिया जाता है। इसी बीच क्यो थियो को अपने पास बुलाती है, क्योंकि वो उससे अकेले में बात करना चाहती है। थियो उसके पास जाता है और की थियो को बताती है कि जूलियन ने उससे कहा था कि अगर वो मर जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ थियो पर ही विश्वास करना, वो यहाँ पर किसी पर भी बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती। तो थियो को ही अब किसी भी हाल में उसे टुमारो शिप तक ले जाना होगा। लेकिन थियो अब इनके साथ बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहता। उसे वापस अपने घर जाना था, तो वो की मदद करने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन फिर की उसे अपना पेट दिखाती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब थियो ये सब देख कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रहता। वो पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि पिछले 18 सालों में पहली बार कोई बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। अब जाके उसे समझ आता है कि ट्रांजिट पेपर क्यों जरूरी थे, हमला क्यों हुआ और क्यों अलग अलग ग्रुप के लोग की तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। कि अब सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए एक नई उम्मीद है। अब थियो डिसाइड करता है कि वो किसी भी हाल में की को टुमारो शिप तक पहुंचाएगा। बाहर से बहस की आवाजें आती है, तो वो खिड़की से नीचे देखता है। वो देखता है कि वही बाइक सवार ल्यूक से मिलने आए हुए हैं, जिन्होंने कि तब उनके ऊपर हमला किया था। अब सच जानने के लिए वो चुपचाप नीचे जाकर उनके बीच की बातें सुनने लगता है। वहीं पर उसे पता चलता है कि जूलियन की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि वो एक साजिश थी। ल्यूक ने ही हमलावरों के साथ मिलकर तब जूलियन को मरवाया था, ताकि वो खुद ग्रुप का लीडर बन सके। ये सब सुनकर थियो समझ जाता है कि अब खतरा सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर के लोगों से भी है। दरअसल ल्यूक चाहता है कि टुमारो शिप ना जाकर कि इसी जगह पर रुककर अपने बच्चे को जन्म दे, ताकि वो की के होने वाले बच्चे को अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन थियो ल्यूक के इरादे समझ गया था। वो बिना वक्त गवाए रात को ही सीधे की के पास जाता है। वो उसे सब कुछ साफ साफ बता देता है कि कैसे ल्यूक ने ही जूलियन को मरवाया, और कहता है कि सुबह होने से पहले उन्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि सुबह होते ही ल्यूक उसे और मरियम को भी मरवा देगा। मरियम भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन वो भागने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। लेकिन की को थियो पर पूरा भरोसा है, तो वो थियो के साथ भागने के लिए तैयार हो जाती है। तीनों जैसे तैसे चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। ल्यूक के आदमी भी इन्हें देख लेते हैं, लेकिन वो इनका पीछा नहीं कर पाते, क्योंकि थियो ने सबकी गाड़ी की चाबी पहले ही चुरा ली थी। यहाँ से निकलकर ये सीधे जैस्पर के घर पहुंचते हैं। जैस्पर उन्हें देखकर समझ जाता है कि मामला गंभीर है, और जब उसे की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है, तो उसके चेहरे पर लंबे समय बाद एक उम्मीद की झलक दिखाई पड़ती है। वो बिना कुछ पूछे सबके लिए खाना बनाता है। वो सबको खाना खिलाता है, और फिर खाना खाने के बाद ये सब जैस्पर को बताते हैं कि उन्हें की को किसी भी तरह टुमारो नाम के जहाज तक छोड़ना है, जो कि एक साधारण जहाज नहीं बल्कि एक रिसर्च लैब थी। वहां पर सालों से ह्यूमन प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो सिर्फ रास्ते में सिर्फ 2 ही जगह रुकेगा, आज रात विंड्समोर या फिर 2 रात बाद वैक्सिल में। थियो हिसाब लगाता है और बताता है कि वैक्सिल ही बेहतर रहेगा, क्योंकि विंड्समोर समय से दूर है और अब तो रात भी होने वाली है। लेकिन मरियम वैक्सिल जाने से साफ मना कर देती है, क्योंकि वैक्सिल हाई सिक्योरिटी रिफ्यूजी जोन है, जहां पर घुसना लगभग नामुमकिन है। वैक्सिल का नाम सुनते ही जैस्पर चुपचाप बाहर चले जाता है, और कुछ टाइम बाद वो फिर से वापस आता है, और वो इन्हें बताता है कि उसे रास्ता मिल गया है। उसके जानने में सिड नाम का एक बॉर्डर गार्ड है, जो कि उन्हें रिफ्यूजी बनाकर वैक्सिल ले जाएगा। अब इनका ये प्लान फाइनल हो जाता है, और ये सब रात को जैस्पर के घर पर ही रुकते हैं। लेकिन अगली सुबह जैस्पर अलार्म सिस्टम और सीसीटीवी में देखता है कि ल्यूक अपने लोगों के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा है। वक्त बहुत कम था, तो जैस्पर तुरंत थियो को पीछे के रास्ते से कार लेकर निकलने को कहता है। थियो से और उसकी पत्नी को भी अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन जैस्पर मना कर देता है, क्योंकि अगर वो भी उनके साथ भागेगा तो शक और भी गहरा जाएगा कि वो सब वैक्सिल के लिए निकल गए। इसलिए वो इसी जगह पर रुककर ल्यूक के लोगों का ध्यान भटकाने का फैसला करता है। तो वहीं थियो की और मरियम को लेकर यहाँ से निकल जाता है। जैस्पर का घर चारों तरफ से पेड़ों में छिपा होने की वजह से ल्यूक को अंदर पहुंचने में काफी देर लगती है। जैस्पर अपनी पत्नी को जहर देकर मार देता है, क्योंकि ल्यूक जानकारी निकालने के लिए उसे टॉर्चर कर सकता है, और फिर वो खुद ल्यूक के लोगों का इंतजार करता है।
कुछ देर बाद यहाँ पे ल्यूक आता है तो वो उससे पूछताछ करता है, लेकिन जैस्पर की और थियो के बारे में उसे कुछ नहीं बताता। अब जवाब न मिलने पर ल्यूक गुस्सा हो जाता है और वो जैस्पर को गोलियों से भून देता है। जैस्पर की वहीं पर मौत हो जाती है और ये सब कुछ थियो बड़ी दूर से देख रहा था, लेकिन चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी इस वक्त में सबसे ज्यादा जरूरी की और उसके बच्चे की जान थी। जैस्पर की मौत से थियो पूरी तरह टूट गया होता है। उसका अब इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा। जूलियन भी मर गई और अब उसका सबसे खास दोस्त भी इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन अब उसे किसी भी तरह वैक्सिल पहुंचना था। वो की और मरियम को लेकर तय जगह पर वो सिर से मिलता है। वो कोडवर्ड बोलता है और सिड बिना कोई ज्यादा सवाल किए उन्हें अरेस्ट होने का दिखावा करके बॉर्डर पार करवाता है और उन्हें बाकी रिफ्यूजीज के साथ बस में बिठा देता है। जाते जाते वो बताता है कि वैक्सिल में उन्हें एक औरत मिलेगी जिसके पास एक कुत्ता भी होगा और वही औरत उनकी मदद करेगी। लेकिन बीच रास्ते में ही बस में हिल की को लेबर पेन होने लगता है। एक गार्ड की के पास आता है और वो की को बाहर फेंकता कि तभी मरियम पागल होने का नाटक करने लगती है, जिससे वो गार्ड अब बेचारी मरियम को ही बस से बाहर फेंक देता है। वो गार्ड की को भी उतारने की कोशिश करता है, लेकिन थियो किसी तरह उसे रोक लेता है। अब कई घंटों के सफर के बाद बस आखिरकार वैक्सिल रिफ्यूजी कैंप में पहुंचती है, जहां पर उसकी मुलाकात मैरिका से होती है। मैरिका उन्हें अपने घर लाती है और हम देखते हैं कि यहाँ के हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे। जगह जगह रोड पे लाशें पड़ी हुई थी। इसी बीच की का लेबर पेन और भी बढ़ने लगता है। थियो की मदद करता है और यहीं पर की अपने बच्चे को जन्म देती है, जो कि एक लड़की है। और इस तरह से पूरे 18 साल बाद इस दुनिया में फिर से एक बच्चे की रोने की आवाज गूंजती है। लेकिन इतने भयानक माहौल के बीच ये बाहर नहीं निकल सकते थे। कुछ घंटों बाद एक गार्ड अमेरिका के साथ वहां पर पहुंचता है और चेतावनी देता है कि आर्मी जल्दी उनके कैंप पर हमला कर देगी, तो उन्हें अभी के अभी जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। इसी बीच उसकी नजर बच्ची पर पड़ती है और उसे देखते ही उसका रवैया एकदम से बदल जाता है। उसे समझ आता है कि ये बच्ची कितनी बड़ी चीज है। वो इन सबको गन पॉइंट पे ले लेता है और इन सबको अपने साथ चलने पर मजबूर करता है। सीढ़ियों से उतरते वक्त अमेरिका अचानक उसे धक्का देती है और मौका पाकर ये तीनों उस गार्ड को जख्मी करके भाग जाते हैं। बाहर रिफ्यूजीज और मिलिट्री के बीच अब तक लड़ाई भी शुरू हो गई है। चारों तरफ गोलियां चल रही हैं और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इसी बीच थियो दीवार पर निशान बनाकर मरिका को समझाता है कि उन्हें टुमारो शिप तक पहुंचना है, तो इसके लिए उन्हें एक बोट चाहिए। मरिका अपने पहचान के एक आदमी के पास उन्हें लेके जाती है, जो कि उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। सबसे पहले वो उन्हें फल फ्रूट देता है ताकि उन सब में ताकत बनी रहे। और कुछ देर बाद वो फिर से वापस लौट के आता है, तो वो सबको बताता है कि रास्ता बिल्कुल तैयार है। बाहर शहर जल रहा है, सेना और रिफ्यूजी आमने सामने हो गए हैं, चारों तरफ खतरा है। लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें अभी के अभी यहाँ से निकलना ही होगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पर रुके तो टुमारो शिप छूट जाएगी। थियो की को और उसकी नवजात बेटी को लेकर आगे बढ़ता है, क्योंकि अब ये सफर सिर्फ जान बचाने का नहीं बल्कि उस बच्ची को भी के साथ सुरक्षित टुमारो शिप तक पहुंचाने का था, जो कि शायद हमारी इस पूरी इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। अब इसके बाद जब ये बाहर आते हैं तो देखते हैं कि हालात पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। हर तरफ गोलियों की आवाज और चीखें गूंज रही थी। अब तक मिलिट्री और रिफ्यूजीज के बीच भी जंग शुरू हो गई है और तभी रिफ्यूजीज का एक ग्रुप थियो को पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो थियो को मारते यहाँ पर ल्यूक आ जाता है, जो कि अब तक भी इनका पीछा कर रहा था। वो थियो को अपने आदमियों के कब्जे में लेकर की को अपने साथ एक बिल्डिंग में लेके जाता है और अब इधर ल्यूक के आदमी थियो को मारने वाले थे कि तभी इसी बीच मिलिट्री ल्यूक के आदमियों पे हमला कर देती है। यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर थियो गोलियों से बचता हुआ एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर सैकड़ों रिफ्यूजी आर्मी से बचने के लिए छुपे हुए थे। थियो बिल्डिंग के हर कमरे में की को ढूंढने लगता है और उसे एक कमरे में बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ जाती है। वो उसी दिशा में आगे बढ़ता है तो देखता है कि वहां पर की बैठी हुई थी और पास में ही ल्यूक खिड़की से बाहर गोलियां चला रहा था। थियो धीरे से की और उसकी बच्ची को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ल्यूक उन्हें देख लेता है और वो थियो पे गोली चला देता है। लेकिन फिर भी वो दोनों किसी तरह से यहाँ से बच बाहर निकलते हैं। कमरे से बाहर आते ही बच्चे की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही होती है और उस बच्चे की आवाज सुनते ही आसपास के जितने भी लोग थे वो बिल्कुल ठहर जाते हैं। तो वहीं बिल्डिंग में मौजूद कुछ रिफ्यूजी उनके लिए बाहर का रास्ता बनाते हैं। यहाँ पर मौजूद सब लोगों के लिए ये एक चमत्कार से कम नहीं था। आर्मी भी जब उस बच्चे को देखती है तो वो भी फायरिंग करना बंद कर देती है। उनके लिए बच्चा किसी भी चमत्कार से कम नहीं था। हर चेहरा हैरान और भावुक है, जैसे कि उन्होंने अपनी आंखों से कोई चमत्कार देख लिया हो। और वाकई में ये चमत्कार है। पूरे 18 साल बाद धरती पर किसी बच्चे ने जन्म जो लिया। थियो की और उसके बच्चे को संभालते हुए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो इस इलाके से निकलते हैं, लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें अमेरिका भी मिल जाती है, जो कि उन्हें जल्दी से नाव तक लेके जाती है।
उनकी नाव किनारे में तैयार खड़ी थी। थियो और की उसमें बैठते हैं जबकि मैरिका रस्सी खोलने लगती है। थियो से भी अपने साथ चलने को कहता है लेकिन मैरिका मना कर देती है और वो नाव को धक्का देकर उन्हें आगे भेज देती है। नाव धीरे धीरे से पानी में आगे बढ़ती है और आखिरकार वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर टोमारो शिप को आना था। लेकिन काफी देर तक इन्हें कोई भी जहाज नजर नहीं आता। कि घबरा जाती है, उसे लगता है शायद से वो देर कर चुके हैं। थियो उसे भरोसा दिलाता है कि शिप यहाँ पर जरूर आएगी। उसी दौरान ऊपर से फाइटर जेट्स शहर की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं और दूर से धमाकों की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। तभी नाव में फैला खून देखकर की डर जाती है। उसे लगता है कि ये खून उसी का है, लेकिन थियो उसे बताता है कि वो उसका खून है क्योंकि तब उसे ल्यूक की गोली लग गई थी। कि घबरा कर उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। थियो भी एक हल्की मुस्कान के साथ उसे भरोसा देता है कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी बच्ची अचानक से जोर जोर से रोने लगती है। थियो उसे समझाता है कि वो उसे कंधे पे रखकर उसे धीरे धीरे थपथपाओ। कि वैसा ही करती है और बच्ची एकदम से शांत हो जाती है। अब इसी बीच की उसे बताती है कि वो अपनी बच्ची का नाम डायलन रखेगी, वही नाम जो कि थियो और जूलियन के बेटे का भी था। अब ये सब सुनते ही थियो की आंखें भर आती हैं। उसे जूलियन और अपना सारा अतीत याद आने लगता है। तभी की को दूर धुंध के पास एक जहाज आते हुए दिखाई पड़ता है जो कि असल में टोमारो शिप ही था। कि थियो को बताती है कि उनका शिप आ गया है, लेकिन थियो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने अपनी जान दे दी की को यहाँ तक पहुँचाने में। शिप उसके करीब पहुंचती है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ऑडियंस को कई सारे बच्चों की आवाजें सुनाई पड़ती हैं जो कि इस बात का संकेत था कि सुरक्षित ह्यूमन प्रोजेक्ट तक पहुंच गई थी। और फिर ह्यूमन प्रोजेक्ट ने उसके बच्चे पर अपनी रिसर्च करी और रिसर्च के दम पर ही बांझपन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। एक बार फिर से दुनिया पहले जैसे हो गई और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट करें।